गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है मोनिका यादव और मैं क्लास 12th के लिए आपको केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। ओके, तो आज के लेक्चर में मैं लाई हूँ आपके लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इससे पहले आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया हो चुका है और उससे भी पहले आपको अभिक्रिया की कोटि एक्सप्लेन किया गया था। तो प्लीज़ आप वो सारे लेक्चर देखने के बाद ही लेक्चर देखना। ओके, तो हम समझते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जैसा मैंने आपको कल समझाया था, शून्य कोटि की अभिक्रिया सेम उसी डेफिनेशन में जहाँ पर शून्य था वहाँ पे आपको क्या कर देना है, प्रथम कर देना है। ओके, बाकी डेफिनेशन वही रहेगी। तो समझते हैं क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है ना, उसमें अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती होता है। तो अभी ये चीज़ इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। ठीक है, तो मान लिया हमने यह एक अभिक्रिया है जो R से P में बदल रहा है, यानी कि R रिएक्टेंट और P प्रोडक्ट, यानी कि R अभिकारक और P उत्पाद में बदल रहा है। ठीक है, तो आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा क्या कह रही है, जो वेग है अभिक्रिया का, ठीक है, वो किसकी समानुपाती होगा, अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक कौन है, R, सांद्रता को स्क्वायर ब्रैकेट के प्रथम घातांक, प्रथम घातांक का मतलब है घात 1। अगर आप एक को नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्रथम घातांक क्या होता है, समानुपात। उसी को क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। तो आप वेग को अभिकारक के पद में क्या लिखते हो, माइनस का dr/dt। ठीक है, r को कैपिटल बनाना है। अब यहाँ से समानुपाती का निशान हटेगा और नियतांक आएगा, साथ में r की पावर 1, इसका मतलब r ही होता है। ये बात भी आपको पता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का करेंगे समाकलन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इस माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो माइनस को आप कांस्टेंट के साथ रखना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका dr/dt, ये माइनस है ये इधर आ जाएगा के साथ और r ऐसे ही रहेगा। और क्या कर रहे हैं हम, समाकलन। तो समाकलन के लिए इस तरीके से निशान आता है। स्टूडेंट, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, आपको पहले इन टर्म को यहाँ पे सेपरेट करना है, उसके बाद ये स्टेप करना है। ओके, यहाँ से एक बार दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर ये माइनस dr/dt इज इक्वल टू KR आ गया है ना। तो अब यहाँ से आपको टर्म्स को सेपरेट करना है। टर्म्स को सेपरेट करने का मतलब ये है, R को तो एक साइड ले आओ, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाओ। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो इन R को क्या करेंगे, हम एक साइड रखेंगे। ओके, और ध्यान रखना है जिसमें D लगा हुआ है उसको ऊपर रखना है। ओके, ऐसा नहीं इस dr को इधर ले जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इस r को इधर लाना है। ओके, और इस माइनस को मैं दूसरी साइड शिफ्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे ये r किस चीज़ में, जिन टर्म्स के बीच में कोई निशान नहीं होता उनके बीच में गुणा का निशान होता है। तो अगर ये यहाँ पे गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये dt भाग में इधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, dr अपॉन ये वाला r आ जाएगा। ओके, और ये माइनस इधर पहुंच जाएगा, ऑलरेडी k है वहाँ पर, और ये dt भाग में इधर आके गुणा में आ जाएगा। तो टर्म आपकी ये आ जाएगी, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, r कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, k तो हमने बाहर ले लिया है, अंदर बच जाएगा dt। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ हमने क्या क्या किया है। हमने एक अभिक्रिया माना, वो अभिक्रिया क्या है कि जो अभिकारक R है वो उत्पाद P में बदल गया। ठीक है, इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग होता है वो अभिकारक R की प्रथम घात के समानुपाती होता है। ओके, वेग को अभिकारक की पदों में लिख दिया हमने। अभिकारक की पदों में क्या होता है, माइनस dr/dt, समानुपाती का निशान हटाया, नियतांक को लगाया। इस नियतांक को आप लोग क्या बोलते हो, वेग स्थिरांक बोलते हो, जिसके लिए हम सूत्र निकाल रहे हैं। ओके, और ये r की पावर 1 का मतलब r। ठीक है, r मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, और ये dt डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, तो k dt हो गया, और इस माइनस को भी इधर ले गए तो ये माइनस का k dt आ गया, और ये r इसके अपोन में आ गया। ओके, अब करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन। समाकलन कर दिया मतलब दोनों तरफ निशान लगा देंगे। कांस्टेंट को हमेशा निशान के बाहर लेते हैं। अब यहाँ से हम करेंगे समाकलन। मैंने आपसे क्या कहा था, इसको ऊपर रखना है d को। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, इसको इस तरीके से सेपरेट कर लो, dr है ना, इसको थोड़ा आगे करो और यहाँ पे ले लो 1/r। ठीक है, और dr को आगे इस तरीके से।
ठीक है, और इसको माइनस का k dt। अब मैंने कल आपको dt का तो बता दिया था, dt का समाकलन क्या होता है, t होता है। ठीक है, ये तो आपको याद रखना है, dt का समाकलन t होता है। और जिन बच्चों को नहीं आता वो ये समझे d से ये कट गया और खाली t बच गया। ओके, यहाँ पे ऐसा आप कोई ट्रिक नहीं लगा सकते हो, यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा जो 1/r होता है ना, 1/dr, इसका जो इंटीग्रेशन होता है, समाकलन होता है, वो होता है log r। ठीक है, log बेस ई r, और इस log बेस ई को आप क्या बोलते हो, ln बोलते हो। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो आप, ln और ये r। ठीक है, तो आप ln r लिख दो या log बेस ई r लिख दो। तो मैं ln r का यूज़ करूँगी क्योंकि log में फिर बेस लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप log बेस ई लिखो या ln, दोनों एक ही बात होती है। तो यहाँ पे 1/r का क्या हो गया है, ln r हो गया है, और इक्वल टू माइनस का k dt का क्या हो गया, t हो गया। तो मैंने एक बात और बताई थी कि जब समाकलन कर लेते हो तो उसके बाद क्या आता है, एक समाकलन नियतांक आता है। ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया है। अब यहाँ से क्या स्टेप होता है, आपको i की वैल्यू निकालनी होती है। i की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, i की वैल्यू के लिए हम एट t इक्वल टू 0 पर देखते हैं, और जब t बराबर 0 होता है ना, उस टाइम r इक्वल टू कितना होता है, r0 होता है। तो जहाँ पर r है वहाँ r0 पुट कर दो, और जहाँ पर t है वहाँ पर 0। इसको मान लो समीकरण 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से जब आप t की वैल्यू 0 रखोगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, यानी i इक्वल टू कितना आएगा, दिस टर्म, और दिस टर्म क्या है, ln r, और r की जगह पे क्या रख देना है, r0। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी आपको ln r0। ये वैल्यू किसकी आ गई है, i की। अब इस i की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो क्या लिखोगे, i का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो रख दो i का मान समीकरण 1 में। कैसे करेंगे, यहाँ से ln r है, ये ऐसा ही रहेगा, इक्वल टू माइनस का k t भी ऐसा ही रहेगा, और i के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ln r0। ओके, अब क्या करेंगे, r वाली टर्म्स को एक साइड करेंगे, तो ये प्लस का है इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो ln r, ये प्लस का माइनस ln r0, और इक्वल टू में क्या है, माइनस का kt। अब आप क्या करोगे, इस माइनस को इनके साथ ले जाओ। ठीक है, तो जैसे ही आप इस माइनस को इनके साथ ले जाओगे, तो मैंने कल भी बताया था, माइनस जैसे ही दूसरी साइड जाएगा ना तो चिन्हों को बदल देगा, यानी जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस था वो माइनस, क्योंकि ये माइनस इसके साथ आएगा तो यहाँ तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये टर्म प्लस की हो जाएगी और ये वाली टर्म कैसी हो जाएगी, माइनस की। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, ln r0 माइनस ln r। समझ में आया कैसे हुआ, ये इस माइनस के इधर मल्टीप्लाई से हुआ, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, k t के इक्वल हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, k की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो k की वैल्यू के लिए क्या करोगे, t को इसके अपॉन में ले आओगे, यही तो करना है। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये t है ना, t मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में 1/t, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ln r0 माइनस ln r। ओके, तो यहाँ पे की वैल्यू आ गई है। इस टर्म को आप थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो log का फॉर्मूला लगा के। ओके, तो मैं बता देती हूँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, log a माइनस log b। ठीक है, यही तो टर्म बन रही थी वहाँ पर, log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और इसको अप्लाई करना है। मैं एक बार दिखा देती हूँ जो आपको क्लियर हो जाए कि यही टर्म बननी है। ये ln क्या है आपका, log बेस e होता है ना, तो log बेस e log बेस 10 कुछ भी हो, बेस फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, ln का मतलब यहाँ पे क्या है, log बेस e है, तो ये log a माइनस log b, यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा वही वाला जो मैंने क्या बताया, उसका ओपन करके क्या आएगा, log a अपॉन b। तो ये a है, ये b है, तो क्या आ जाएगा, ln r0 अपॉन r। क्लियर हुआ ना, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं ln r0 अपॉन r। तो आपका ये यहाँ से ये वाली टर्म आ गई है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे दो चीज़ कंसीडर करनी है। क्या, एक तो t, और जैसे ही आप t की वैल्यू t1 कर दोगे तो r की वैल्यू हो जाएगी r1। ठीक है, इसी तरीके से यदि आप t का मान कितना कर दोगे, t2, तो r की वैल्यू हो जाएगी r2।
यहाँ पर k आपका कांस्टेंट है और साथ में r नोट भी कांस्टेंट हो गया है। ओके, तो जब आप टाइम को कर दोगे क्या t1 तो r की वैल्यू हो जाएगी r1, और जब टाइम को कर दोगे t2 तो r की वैल्यू हो जाएगी r2। तो आप इन वैल्यूज़ को एक इक्वेशन पीछे है उसको 1 मान लेते हैं या 2 मान लेते हैं, उनमें पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ से मत कर देना कि इक्वेशन से, मैं उस इक्वेशन को बता देती हूँ कौन सी है वो इक्वेशन। ये है वो इक्वेशन और इसको ऐड कर लेना इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 1 इसको ऐड कर लिया है। ठीक है, तो इसमें आप रखोगे ना तो यहाँ से इजीली सॉल्व हो जाएगा और वहाँ से आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, बात एक ही है, इसी से सॉल्व होके वो आया था। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, t की वैल्यू t1 और r की वैल्यू r1, और एक बार क्या करेंगे t की वैल्यू t2 और r की वैल्यू r2। ओके, तो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, उस इक्वेशन में मैंने क्या कर दिया, t के प्लेस पर t1 पुट कर दिया है और r के प्लेस पर r1। ठीक है, t1 पर जो अभिकारक की सांद्रता है वो r1 है। सेम ऐसे ही जब समय t2 था तो अभिकारक की सांद्रता कितनी थी, r2 थी। अब आप इनको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करोगे। ओके, तो 3 वाले में से करो, ln r1 है ना, तो इसमें से किसको माइनस करोगे, माइनस का ln r2। देखो जिन बच्चों को नहीं आता है जोड़ना घटाना, वो ऐसे जानना, अभिकारक को लिखना है पहले, फिर जिसको घटा रहे हो उसके अभिकारक को लिखो। ठीक है, तो यानी ऐसे नहीं करना पहले पूरी इक्वेशन उतार ले फिर माइनस दूसरी इक्वेशन। ठीक है, उस तरीके से नहीं करना है, पहले सिंपल इसका अभिकारक लिखा, दूसरे का अभिकारक उसमें से घटा दिया। जोड़ना भी है तो भी यही करना है, फिर इसी तरीके से आगे वाले में करना है। ठीक है, तो घटा रहे हैं तो पहले वाला उत्पाद लिखेंगे, कितना है, माइनस का KT1 प्लस का ln r0। ओके, अब इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे, माइनस कर रहे हैं ना, तो ये वाला माइनस जो आएगा और ये वाला माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का आ जाएगा KT2, अब ये आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस का ln r0। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस का ln r0। तो अब आप देखोगे ये ln r0 से ये वाला ln r0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला आपका बन चुका है, log a माइनस log b। तो ये क्या होता है, log a अपॉन b, तो ln r1 अपॉन ln r2। ठीक है, और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका, माइनस का KT1 प्लस का KT2, तो मैं k कॉमन ले लूँ, दोनों में है, और क्या बच जाएगा, माइनस का T1 अंदर और प्लस का T2 बच जाएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ T2 माइनस T1 लिख सकती हूँ या नहीं। ठीक है, और तो कुछ नहीं कैंसिल हुआ। अब k की वैल्यू निकाल लेते हैं, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो 1 अपॉन T2 माइनस T1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln r1 अपॉन r2। ओके, सॉरी मैं करती चली गई और आपको दिखाई नहीं दिया। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। वैसे तो आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, बुक में इतना ही है, लेकिन मैं आपको क्या बता रही हूँ सॉल्व करके। क्यों, क्योंकि जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगी ना तो वहाँ पे उसी का यूज़ होगा। क्यों, क्योंकि ln है ना, तो ln का आप जानते हो क्या कॉन्सेप्ट रहता है, ln का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले समझाया था, ये log बेस e होता है, और आपको log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है, जिसके लिए आपको 2.303 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, और ये ln किस में बदल जाएगा, log में बदल जाएगा, जिसका बेस 10 है। तो बस वही चीज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसको सॉल्व करने के लिए हमने सिर्फ इस टर्म को चेंज कर दिया, तो यहाँ पे मुझे 2.303 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ पे log बेस 10 हो गया, और ये आपका r1 अपॉन r2। तो ये आपका हो गया फिनिश डेरिवेशन। ठीक है, थोड़ा लेंथी था ये डेरिवेशन पिछली डेरिवेशन से, बट इजी है। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी मात्रक की। मात्रक इसका बहुत ज़्यादा इजी है। क्यों, देखो यहाँ पे हमने हमेशा पढ़ा है, हम फॉर्मूले से ही निकालेंगे मात्रक। तो आप बताइए, r1 r2 दोनों क्या है, सांद्रता है ना, तो सांद्रता ही ऊपर है सांद्रता ही नीचे है, यानी कि दोनों सांद्रता क्या हो जाए, कट जाएंगे, यानी ये तो विमाहीन हो गई, इसकी कोई विमा नहीं है। ऊपर वाली भी विमाहीन है,
2.303 का कोई मात्रक थोड़ी होगा, यानी एक ही चीज़ है इसमें, वो है समय। तो 1 समय आ रहा है ना, यानी 1/समय, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, यानी 1/सेकंड आ गया मात्रक। ठीक है, यही तो आ गया मात्रक, 1/सेकंड, और इसको आप बोल सकते हो सेकंड इनवर्स। तो मात्रक बहुत आसान है, ठीक है, जो आपको याद रखना है। एक बार मैं पूरा डेरिवेशन आपको समझा देती हूँ, कैसे कैसे आपको याद रखना है, करना क्या है। सबसे पहले कोई भी डेरिवेशन हो, आपका फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का ये डेरिवेशन हो, आपको क्या करना है, मोटा मोटा दिमाग में आइडिया रखना है। सबसे पहली बात, प्रूफ क्या करना है, ठीक है। दूसरी बात, लेकर कहाँ से चलना है। बस 2 बातें हैं, इनको अच्छे से ध्यान रखिए कि स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पर करना है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं स्टार्टिंग से समझाती हूँ हमने ये कैसे कैसे किया है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक अभिक्रिया मान लिया है। अब ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, इसलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो कंडीशन है उसको फॉलो करेगी। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये होता है कि जो अभिकारक की सांद्रता है उसकी प्रथम घातांक के समानुपाती होता है वेग। तो उसके बाद वेग को किसकी टर्म में लिख लिया है, अभिकारकों की टर्म में लिख लिया है। इस निशान को हटाने के बाद आपको पता है नियतांक आता है, नियतांक आ गया, r⁴ का मतलब r है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, टर्म्स को सेपरेट करेंगे, इस r को dr के नीचे ले आए, ठीक है, dr के नीचे आ गया। इस माइनस को के पास भेज दिया, dt इसके पास चला गया, के पास, ठीक है। गुणा वाली चीज़ें भाग में और भाग वाली चीज़ें गुणा में। अब कर देंगे दोनों पक्षों का समाकलन। समाकलन का निशान ये होता है, कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता है, इसलिए इसको बाहर लिख लिया। जो dr है इसको आगे ले लेंगे थोड़ा सा और इसको बोल देंगे 1/r, ठीक है, जिसके ऊपर कुछ नहीं बचेगा, dr को आगे खिसका दे तो 1 बच जाएगा, ठीक है। और जो 1/r का होता है ना समाकलन, वो होता है log r, ठीक है। log r का मतलब ln r, ln का मतलब क्या होता है, log बेस er, ओके। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ln r आ गया, माइनस के ऐसे ही रहेगा, dt का समाकलन होता है t, और प्लस जब सब चीज़ों का समाकलन हमने कर लिया है तो एक हमें एक कॉन्स्टेंट जोड़ना पड़ता है। उसके बाद ये यहाँ से सॉल्व होके आ गया, इसको मान लेना है इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना होता है, जब हम यहाँ तक कर लेते हैं उसके बाद हमें इस i की वैल्यू निकालनी है, और i की वैल्यू निकालते हैं t बराबर 0 पर। और जब समय 0 होता है यानी कि अभिक्रिया शुरू हुई होती है, उस टाइम अभिकारक पूरा होता है, तो जिसको हम r0 बोल देते हैं, ये होती है उसकी प्रारंभिक सांद्रता। तो जब t बराबर 0 होता है तो r बराबर r0। तो इन वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे, हमने इनमें पुट कर ली वैल्यू, तो i की वैल्यू आ गई ln r0। अब इस i के मान को इसमें पुट कर दो। जैसे ही हमने i का मान इसमें पुट करा तो सॉल्व होके k की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। किस तरीके से आ गई, i की वैल्यू रख दी, इनको एक साइड ले आए, log a माइनस log b आ गया, उसका फॉर्मूला यहाँ से माइनस kt, ठीक है। log a माइनस log b क्या होता है, log a/b। तो k = 1/t। यहाँ पे मैंने ये टर्म नेक्स्ट टर्म में समझा दिया, log a/b आ जाएगा, ओके। ये आ गई वो टर्म log a/b की टर्म में, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब ये निकल के आ जाए ना तो आपको क्या करना है, t बराबर t1 और t बराबर t2 दो टाइम मान लेने हैं, ठीक है। और जब समय t1 होता है उस समय अभिकारक की सांद्रता r1 होती है, और जब समय t2 होता है उस समय अभिकारक की सांद्रता r2 होती है। फिर क्या करेंगे, एक इक्वेशन सेकेंड लाइट कर ली थी पीछे, उसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, वहाँ से ये आ जाएगी और वहाँ से दूसरी ये आ जाएगी, ठीक है। हमने बस ये वैल्यूज़ को पुट कर दिया है इससे पिछली वाली इक्वेशन में। ये 3 मान लेंगे, इसको 4, और क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस कर देंगे। कर दिया, ln r1 माइनस ln r2, सेम इनको कर दिया है, जो कैंसिल हो गया उसको काट दिया है। उसके बाद क्या किया हमने, ln r1 माइनस ln r2 के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, log a माइनस log b का, log a/b ये आ गया, और यहाँ से k को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया t2 माइनस t1। k की वैल्यू निकालनी है तो k को यहीं छोड़ देंगे, ये अपोन में आ जाएगा, ओके। अब क्या करा, जो आपके न्यूमेरिकल होंगे उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है, ठीक है। हमने बस यहाँ पे ln को सॉल्व कर दिया है, ln को सॉल्व करके log बेस 10 में चेंज किया तो 2.303 से मल्टीप्लाई की, ओके। अब बात आती है इसके मात्रक की, तो सिंपल सा मात्रक है, सारी राशियाँ ये विमाहीन हो जाती हैं, इतना पार्ट ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और ये है ही विमाहीन, और बचा क्या 1 समय यानी कि 1 सेकेंड। तो सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। तो आज का इतना ही लेक्चर था। यदि आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट करके मुझे बताना आपको वीडियो कैसा लगता है, क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। जो भी आपका रिस्पॉन्स हो ज़रूर बता देना। बस आज के लेक्चर में इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।